रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे सरकार के अध्यादेश को लेकर। जिस आनन फानन में भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश लाया गया है, तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर नाराज़ हो रही हैं मौजूदा बीजेपी सरकार से। आखिर सरकार की क्या मजबूरी थी, क्यों इतनी जल्दीबाजी की सरकार ने इस अध्यादेश को लाने के लिए? ऐसे तमाम मसले जो इससे जुड़े हुए हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह आरएलडी के नेता हैं, किसान नेता हैं। राकेश खटाना जी, ये भी जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और किसानों की समस्या से आज तक जूझते रहे हैं। और शिव प्रताप सिंह पवार एनसीपी के प्रवक्ता हैं और नेता हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले चौधरी साहब, सवाल आपसे कि यूपी जो विवाद में आया था एक बार, जिस तरह से भट्टा परसौल का कांड हुआ, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी ये लपटें दिखाई पड़ी, जो सिंगूर का मामला हुआ, टाटा को शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि आदिवासी की ज़मीन का मामला था। उसके बाद उस समय की मौजूदा सरकार जो यूपीए की सरकार थी, उसने एक पहल की और राहुल गांधी इसमें शायद बहुत आगे आए थे और उन्होंने एक भूमि अधिग्रहण कानून नए ढंग से लाया। लेकिन फिर मोदी सरकार ने आते ही एक नए विकास की बात की और उसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून को पार्लियामेंट में ना पास करा के अध्यादेश के रूप में इन्होंने लाया। तो आपको क्या लगता है कि ये कानून उस समय के कानून से कितना किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि भाजपा की सरकार भी जब ये 1894 का पहले कानून भूमि अधिग्रहण कानून था, उसमें जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए लगभग पक्ष और विपक्ष, एनडीए और यूपीए, तमाम पार्टियां एकजुट होकर के श्रेय ले रही थी कि साहब ये हमने बहुत बढ़िया अमेंडमेंट के साथ इस कानून को हम लेकर के यहाँ आए। निश्चित रूप से उसमें जिस प्रकार से राहुल गांधी जी या अन्य लोगों ने इसमें भूमिका निभाई और यूपीए ने इसको पास करवाया और उसमें श्रेय लेने की होड़ सभी में मची, तो आज अगर इस महत्वपूर्ण कानून में, जबकि किसान लगभग 70% इस देश में है और उससे प्रभावित होता है जिस कानून से, उसमें अमेंडमेंट करने की जो बात आई है, सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है कि उसमें हड़बड़ी में ऑर्डिनेंस ला करके करने की क्या आवश्यकता थी। उसे यदि करना ही था या कोई बात थी, कोई खामी थी, किसान हक में अगर आप कुछ करना चाहते हैं या विकास के हक में कुछ करना चाहते हैं, तो खुली बहस का सबसे बड़ी पंचायत हमारे पीछे जो पार्लियामेंट दिखाई दे रही है वो है। उसमें पार्लियामेंट में अगर आपके मन में कोई चोर नहीं था तो आप धड़ल्ले से उस बात को रखते, बिल को पेश करते, अमेंडमेंट को पेश करते और उस पर खुली बहस होती, देश में भी एक बहस होती, तब इसकी अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता। लेकिन जिस प्रकार ये ऑर्डिनेंस ला करके और रातों रात इसको करने की कोशिश की गई है, इसमें कहीं ना कहीं एक संशय पैदा होता है। और इस विषय में जब आप आगे पूछेंगे तो मैं एक एक चीज़ों को जो है स्पष्ट करूँगा। पहले राकेश जी से मैं जान लूँ कि राकेश जी, क्या जल्दीबाजी थी? तमाम विपक्षी दल नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक डिबेट की परंपरा होती है कि डिबेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, सब कुछ आता है। और पिछला कानून जो था वो इस कानून को, ये कानून कितना उसको मदद कर पाएगा और इम्प्रूव कर पाएगा, ये देखने वाली बात। देखिए, जहाँ तक डिबेट की बात है, डिबेट से बचने का क्वेश्चन नहीं है। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस का प्रोविज़न है कि जब सेशन नहीं हो प्रोग्रेस में तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। अल्टीमेटली इसको फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा, वहाँ से इसको पास होना ही है। लेकिन इशू डेवलपमेंट का है। कुछ एक पॉइंट्स थे, जैसे कि जो 2013 का जो बिल जो यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसमें जो आज की गवर्नमेंट में उसके लीडर्स ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया, उसको सपोर्ट किया। अभी बात जहाँ तक कंपनसेशन की है, कंपनसेशन वही रखा गया है। रिहेबिलिटेट करने की बात जो है वो वहीं पे है कि आपको रिहेबिलिटेशन की जो प्रॉब्लम है R&R की, वो सॉल्व की जाएगी। कंपनसेशन आपको वही दिया जाएगा। सिर्फ क्या है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कुछ कोर इश्यूज़ है, जैसे कि डिफेंस का है, आपका रूरल पुअर हाउसिंग का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उनको एड्रेस करने के लिए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ये किया गया है कि लैंड को एक्वायर कर सकें। अदरवाइज पहले बिल में प्रोविज़न था कि 70% आपको कंसेंट चाहिए किसानों से, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके लिए, और 80% चाहिए प्राइवेट वालों के लिए। तो दैट वाज ए बिग रोड ब्लॉक, उसकी वजह से लैंड एक्वायर नहीं हो पा रही थी। सिर्फ इसके लिए कि डेवलपमेंट हो और जो प्रॉमिसेस गवर्नमेंट ने किए हैं वो फुलफिल हो, इसके लिए ये सब ऑर्डिनेंस लाया गया है।
शिव प्रताप जी, तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। ममता बनर्जी कह रही है कि हम कुछ भी कर जाने को तैयार हैं इस अध्यादेश को लेकर। तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं विकासवादी राजनीति को रोकने का प्रयास है विपक्षी दलों के द्वारा? देखिए राजेश जी, हमारे देश में 70% आबादी ऐसी है जो ग्रामीण से बिलोंग करती है और किसानों से संबंधित है। उस जगह पे यदि आपने देखा होगा पिछली बार जब हमारे नोएडा भट्टा परसौर और तमाम चीज़ें हुई थी, राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और वह इतना संवेदनशील मामला था जिस पर कानून बना और अच्छा कानून बना जिससे कि किसानों के हित की बात कही गई थी। अब इतनी जल्दी एक संवेदनशील मामले में मोदी सरकार ने इतनी जल्दी जो ये नियम कानून पारित करने की बात कही है, जैसे कि अभी हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन में बात रखते, सारी चीज़ें करते, और यह मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी 70% आबादी देश की वहीं से बिलोंग करती है। और यदि किसानों का सही हक नहीं मिलेगा जिस प्रकार से कानून अभी बना हुआ था, तो उस पर तो कहीं ना कहीं सरकार पे प्रश्न चिन्ह तो बन ही रहा है, टिप्पणी तो होगी। तो हम लोग गलत कोई वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या थी कि आखिरकार आपने अध्यादेश जो है प्रेसिडेंट के पास से पास करवाया और उसमें संशोधन करवा दिया, क्या था आखिरकार? इसको मोदी सरकार को जवाब देना होगा और बताना होगा कि आखिर क्या कारण था कि उन्होंने अध्यादेश इतनी जल्दी लागू कर दिया। चौधरी साहब, क्या लगता है आपको किसान क्यों बार बार इस तरह का बातें करते हैं? क्योंकि आप किसान को क्या विकास का हिस्सा किसान अपने आप को नहीं मानता है कि भाई मेरी ज़मीन है, मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? क्या उस जगह का अगर विकास होता है तो किसानों की भागीदारी भी बढ़ेगी, वो भी लाभान्वित होंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट के माध्यम से जब जनता के पास ये अधिकार है कि अपनी भलाई की सरकार चुनने का, तो किसान के पास से ही उससे पूछ के उसकी ज़मीन लेने का हक क्यों छीना जा रहा है? क्या ये लोकतांत्रिक बात है? आप 70% जो है प्राइवेट में और 70% गवर्नमेंट में पीपीपी में और 80% जो प्राइवेट में ले रहे थे, आप उससे पूछ के लें तो आपको ये विश्वास नहीं है, इसका मतलब कि किसान अपनी भलाई की कोई बात अपने आप जो है निर्णय ले सकता है। और इसमें जो प्रावधान आगे दिए हैं, जैसे कि पहले इन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि हम किसानों के हक में, और जो विकास की बात है, विकास के लिए हम करना चाह रहे हैं। एक तो इन्होंने प्रावधान 13 अन्य जो एक्ट थे जो 1 तारीख से लागू होने जा रहे थे उसको इसमें लाए, उसका हम स्वागत करते हैं। वो ये कहते हैं कि 13 एक्ट जो थे उसमें ये कोल का एक एक्ट था जिसके माध्यम से आप भूमि अधिग्रहण कर सकते थे, नेशनल हाईवे से संबंधित एक्ट था, माइंस का एक्ट था, एटॉमिक एनर्जी का था, ट्रैम्स का था, रेलवेज का था, एंशियंट मोन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पेट्रोलियम मिनरल पाइपलाइन बिछानी है तब आप कर सकते हैं, दामोदर वैली है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और रीसेटलमेंट है, मेट्रो है। तो इस तरीके से 13-14 एक्ट जो थे हम उसका स्वागत करते हैं, वो इसी में ले आए आप। लेकिन जिस प्रकार से आपने एक तो 70% और 80% की जो कंसेंट लेनी थी, जो सहमति किसानों से लेनी थी, उसको समाप्त किया है। आप सहमति लें, किसान के ऊपर निर्णय छोड़ें कि किसान अपने हक में जो है फैसला करेगा। जैसे सरकार बदलने के लिए और सरकार बनाने के लिए जनता वोट देती है, इस प्रकार से जो है जनता के पास, किसानों के पास ये हक होना चाहिए था। दूसरी चीज़ जो है, जो इसमें पहले प्रावधान था कि जो सिंचित भूमि है और दोहरी फसल वाली कम से कम भूमि है, उसको भी अब आप एक्वायर कर रहे हैं। तो कम से कम जो फूड सिक्योरिटी वाली बात आई थी, यूपीए ने उसको पास किया था, फूड सिक्योरिटी बिल को, उसके तहत क्या आप जो खेती किसानी होती है, जहाँ गेहूँ उग रहा है और अन्य फसलें उग रही हैं जो खाने के काम आती हैं, उसका कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं, वो फैक्ट्री में तो बनना शुरू हो नहीं सकता, खेतों में ही उगेगा। तो उसके भी ऊपर फूड सिक्योरिटी के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा इस वजह से मंडरा रहा है। और इसमें जो सोशल इम्पैक्ट की बात थी कि सामाजिक क्या असर पड़ेगा लैंड एक्विजिशन का, और भूमि जिसकी ली गई उसके अलावा जो मजदूर और अन्य वर्ग उस भूमि पे काम करता है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसको क्या कंपनसेशन देना है, ये सारे प्रावधान खारिज करते हुए केवल किसानों की सहमति हटा के, और इसमें भी 4-5 चीज़ें जो दी गई हैं उसमें इन्होंने कहा है कि भाई डिफेंस और डिफेंस का प्रोडक्शन, इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इलेक्ट्रिफिकेशन है, या जो गरीब लोग हैं उनके लिए घर बनाने हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक कॉरिडोर बनाने हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं। तो ये इतना लचर इसकी डेफिनेशन इन्होंने रखी है कि कहीं ना कहीं अंत में जाकर के ये होगा कि ये इसके माध्यम से सारे प्रोजेक्ट करते रहेंगे और किसान से पूछने नहीं जाएंगे।
पहले प्रावधान था किसान से पूछा जाएगा। अच्छा, तो हम ये राकेश जो राकेश जी करना। राकेश जी, क्या ये आपको लगता है कि ये जो चौधरी साहब जो मामला उठा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये बड़ा गेम है इसके अंदर, कि आपने 4 वर्ड में हर चीज़ को डिफाइन कर दिया नहीं, है, ऐसा लेकिन नहीं वो है। पूरा जी। समाहित है उसमें हर चीज़। कोर सेक्टर्स डिफाइन किए हैं और कोर सेक्टर्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। अब आप देखिए 62 का वॉर हुआ था, आज भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यदि कल को चाइना का एग्रेशन होता है, आप डिफेंस को कैसे एड्रेस करेंगे? एड्रेस नहीं कर सकते, वहाँ पे रोड्स नहीं है, ब्रिज नहीं है, लोग ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते प्रोजेक्ट्स के लिए। आप ये नेशनल पेरीफेर हाईवे बनना था दिल्ली के चारों तरफ, ताकि दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक का लोड कम हो जाए, पोल्यूशन कम हो जाए। 2009 में वो कंप्लीट होता था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एक्विजिशन पॉलिसी। तो ये तो गवर्नमेंट की सिलेक्टिव पॉलिसी रही है। अब से सबसे पहले ये 2013 से पहले 1894 का एक्ट है, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे, वही एक्ट फोर्स में रहा है। आज ये 1 साल के बाद सिर्फ जो आपके कोर इश्यूज हैं उसमें से 70% और 80% की जो कंसेंट है उनको हटाने की बात की, बाकी तो वहीं पे एज इट इज है। यदि आप उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो दूसरी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम थी। आप ये देखिए, आप फार्मिंग की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को इंक्लूड कर लिया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। आप जापान में देखिए लैंड होल्डिंग कितनी कम है और पर एकड़ यील्ड कितनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ यील्ड है नहीं। हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बजाय सिर्फ ज़मीन की बात करते हैं। हम कहते हैं हमारे यहाँ 70% जो पॉपुलेशन है वो ज़मीन पे बेस्ड है, जबकि ये एक अंडर डेवलप्ड या डेवलप्ड कंट्री का एक ये साइन होता है कि 70% पॉपुलेशन देश की एग्रीकल्चर पे रह रही है। सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा होना चाहिए। तो वो सर्विस सेक्टर पे कैसे शिफ्ट होगा? जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, देश में डेवलपमेंट होगी, सर्विस सेक्टर आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये चीज़ें सब पॉसिबल हो पाएंगी। अदरवाइज तो हम वो 70% रहते रहेंगे हमेशा। पवार जी, आप सुन रहे हैं इनकी बात, राकेश जी की बात, ये क्या कह रहे हैं? हम इनकी बातों से जो ये बात कह रहे हैं उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जहाँ आपने बात कही प्रोडक्शन की, उत्पादन की, तो यह तो कृषि मंत्रालय चूँकि हमारे ही पास था, एनसीपी के पास ही था। हमने कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसी चीज़ें लागू करी थी जिससे हमारे देश का उत्पादन गेहूं का हो, गन्ने का हो या किसी भी प्रकार की फसल थी वो बढ़ी थी। यही चीज़ मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा पवार साहब, बढ़ी थी लेकिन अभी भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके एट पार नहीं है। और जो आप कृषि प्रधान की बात करते हैं, जब तक देश कृषि प्रधान रहेगा, देश अंडर डेवलप्ड रहेगा या डेवलपिंग रहेगा, डेवलप्ड कंट्री एक नहीं हो सकता। इकोनॉमी डेवलप जब ही होगी। जी, की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। आप वहाँ कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों के पास हमें उससे बाहर आना पड़ेगा। और उसमें धान गेहूँ लगातार होता रहे। हर एक किसान अपने लिए स्वतंत्र है। अपनी ज़मीन को बेचना है या नहीं बेचना है, उसका अधिग्रहण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर यही चीज़ हमने यूपीए सरकार में, और हालांकि राहुल जी की मैं सराहना करूंगा इस जगह जिन्होंने भट्टा परसाल में जा करके और उनका किसान का समर्थन किया था। वो कोई पॉलिटिकल नहीं मान सकता हूँ, किसानों के हित की बात थी। और उस जगह यदि देखें आप तो जो स्थितियां अपने भारत देश की, जैसे इंटरनेशनल लेवल की अगर बात कहें, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी हमारे देश में जिस तरह से क्षेत्रफल है उस हिसाब से कम है। उसको बढ़ाना चाहिए और किसानों को मौका देना चाहिए। लेकिन ये कॉरपोरेट सेक्टर जो घुसा चला आ रहा है ना, इसकी वजह से आप ये क्यों नकार रहे हैं कि किसानों की हालत पे क्या असर पड़ेगा? किसानों की हालत पे असर पड़ेगा, लेकिन आप ये समझिए नोएडा में जो स्थितियाँ हुई हैं या जो चीज़ें चल रही हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो कहते हैं ना, एक चलता था कि हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे जमीन सोना उगलती है। पवार तो साहब, आज की डेट देश सिर्फ एनसीआर तक लिमिटेड नहीं है और एनसीआर की सारी लैंड को एक्सपर्ट पहले रिजीम कर चुकी है। देश सिर्फ एनसीआर में तक कन्फाइंड नहीं है, देश बहुत बड़ा है। देश में आपको डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। आप देखिए ब्रिटिशर्स का आउटलुक देख लिया आप, उस टाइम बेबी एक्विजिशन की पॉलिसी आई ताकि नेशनल इंटरेस्ट में रेल किस लिए बिछाई गई? अंग्रेजों को कोई जरूरत नहीं थी। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्शन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। जी, हमारी सुनिएगा जी, विकास के नाम पे सभी पार्टियां सब कर रही हैं। ऐसा नहीं है यूपीए सरकार ने विकास नहीं किया था, और जहां जहां पर कमी बेसी थी उसकी दूर करने की भरसक प्रयास थे। गठबंधन की सरकार हमारी थी, यूपीए सरकार थी, लेकिन उसमें भी यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार चली है 10 साल। अब ये देखना होगा कि जो मोदी सरकार इस तरह के अध्यादेश और इस तरह से लागू कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल वाला वो हाल नहीं है। नहीं, अध्यादेश का, अरे आप ये बताइए, क्या विपक्षी जो हम लोग हैं, लोकतंत्र व्यवस्था है, क्या एक बार पूछने की या सलाह मशवरा करने? पवार साहब, जब सेशन आएगा तो जो ऑर्डिनेंस है वो आपके थ्रू वहीं पास होगा। वो विद इन 6 मंथ वो पास होना होता है, अदरवाइज लैप्स हो जाता है वो। खटाना साहब, यदि बात कर रहे हैं तो यदि डेवलपमेंट की, यदि
यदि था कि आपने उसको तुरंत जो है अध्यादेश लागू करा नहीं, दिया, इतना जो है मुझे आप ये बताइए अगले 6 महीने में कौन सा आफत आ जाएगा? यदि 6 महीने पहले बिल ऑर्डिनेंस आ गया, क्या आफत आ जाएगा उससे? मुझे बताइए आप, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं यही बात तो जब पूछ रहा हूं। जब 119 डेढ़ महीने बाद आपका जो है बजट सेशन आ जब रहा है, 119 20 साल डाल देते हैं आप। 119 साल से वही एक्ट चल रहा है ब्रिटिशर्स का, जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी लास्ट जाते जाते एक बिल पास हो गया, अच्छा बिल था, उसमें सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं कि जो कोर सेक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो हर कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत नेसेसिटी है। और नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है बजाय इंडिविजुअल इंटरेस्ट के, तो उसके ध्यान में रखते हुए चीज़ें कुछ वे ऑफ कर दी है। तीनों लोगों को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, थोड़ी देर के लिए, फिर हम आएंगे वापस जी। और फिर हम लोग बात करेंगे आखिर इसका लाभ किसको मिल रहा है। अब वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ और फिर हम वापस आएंगे और अपने तीनों मेहमानों से फिर से बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर।